कि नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट हमने देखना है इसके अंदर क्या है। प्रॉम्प्ट वो ये कहना चाह रहा है कि आप इससे मुत्तफिक हो कि सारे रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं कि नहीं है। तो आप कहोगे कि हाँ जी ऐसा ही है। क्यों ऐसा है? कि डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट हैं, डिफरेंट मार्केट की डिमांड्स हैं, डिफरेंट लोगों का बिहेवियर है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटल वैल्यूज हैं। उनको सामने रखते हुए अच्छा फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट है। अच्छा फिर जो पॉलिसी मेकर्स है उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी इन्वॉल्वमेंट, और पॉलिसी बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें सामने अगर हम रखें तो वाकई ये बात सही लगती है कि सारे जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। ये मेरा स्टांस है। ये मेरा स्टांस है कि हाँ मैं इस बात को मानता। लेकिन अगर मैं इस बात को मानता हूं तो बेटे मैंने ऐसे भी तो लिखना है ना। अच्छा, और क्या मैं अपने ऐसे में सिर्फ यही एग्जांपल्स दे के ऐसे को खत्म कर दूंगा कि हाँ हाँ जी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, और मैं सारे उन रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स का हवाला दे दूंगा जो कि खसारे में गए? तो बेटे ये रिपोर्ट थोड़ी है कि वो कह रहा है नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, और मैं इसी का एग्जांपल देना शुरू कर दूं कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट ऑल नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड द रीजन इज दिस। चले, एंड द रीजन इज दिस, यहां तक बात की जाए अब भी ना मुकम्मल है। आगे अगर बढ़ाया जाए इस बात को कि उसकी रीजन ये है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना होने की, और उसकी सजेशंस मेरी ये हैं कि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स को हम कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। उसने ये आपसे पूछा नहीं है कि कैसे बनाना चाहिए। आप जरा सिर्फ मंतकी तौर पर समझो इस बात को। ये टॉपिक आपके सामने है, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, ये है टाइटल आपका। इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना। क्या इसकी हाँ में ला के बात खत्म कर दोगे? यानी क्या ऐसे यूं शुरू करना चाहिए कि रिसाइकलिंग नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, या ऐसे यूं शुरू करना चाहिए कि मोस्टली रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, या समटाइम्स रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, और उसके बाद मैं उसकी रीजंस देनी शुरू कर दूं, रीजन नंबर 1 दिस, और उसके बाद उसी के पैराग्राफ बना लूं और यहां पर खत्म कर दूं। यानी अगर टॉपिक पे ही ऐसे लिखना होता तो फिर मैं यूं लिखता ना। और ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि टॉपिक पे ऐसे नहीं लिखा जाता, टॉपिक के प्रॉम्प्ट पे लिखा जाता है। तो प्रॉम्प्ट इसका ये है कि अगर आप ये देखो, वो एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये, वो हाँ में हाँ थोड़ी मिलवाना चाह रहा है आपसे। ये टॉपिक का जो ट्रिगर करना चाह रहा है आपसे, वो ये एनालिसिस करवाना चाह रहा है कि पहले तो आप ये समझो कि जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हैं। वो बाजुकात वीक पॉलिसीज की वजह से, वीक इंप्लीमेंटेशन की वजह से, वीक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, वीक बिहेवियर ऑफ द सिटीजन्स की वजह से वो बाजुकात कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। उल्टा हुकूमत को ज्यादा खर्चा पड़ता है। पहले तो आप ये चीज पहचानो। जब आपने ये चीज पहचान ली तो उसके बाद कुछ सजेशन दे के बात खत्म करो ना। ये प्रॉम्प्ट छुपा हुआ है इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने पहले उसकी तमहीद बांधी थी कि हाँ ऐसा है। नहीं, सबसे पहले तो मैंने सिग्निफिकेंस बताई है उसकी कि रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस में, इफेक्टिवनेस हम इसे टोट इफेक्टिवनेस इन टोटलिटी नहीं कह सकते। और हमारे पास और हमारे पास इंस्टेंसेस भी हैं जिससे हमें यह पता चला है कि जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं भी हैं। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट मैंने ये बनाई है
इसकी कि अगर एनालिसिस किया जाए इन फैक्टर्स का तो हमें यह पता चलता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अचीव करने में। अच्छा, अब आप कहते हो कि सर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी तक ही बात करोगे, तो मैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें, मेरा एनालिसिस ये है कि तमाम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। फिर मैंने फैक्टर्स को भी इवेल्युएट किया और मैंने इवेल्युएट करके ये बताया कि इसकी इफेक्टिवनेस में जो हिंड्रेंसेस आती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। यहां पर बात खत्म कर दी। अच्छा, अब अगली बात ये हो सकती है कि अब इन कॉम्प्लेक्सिटीज को या इन हिंड्रेंसेस को इन तरीकों से दूर किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, ये टॉपिक आपके सामने आया है, अब मुझे बताओ कि इसका क्या आपका स्टांस होगा, क्या आप इसमें से प्रॉम्प्ट ढूंढते हो? जरा को थोड़ा खाका तो बनाओ अपने ऐसे का, क्या लिखोगे इसके ऊपर? बेटे मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सर ये कहना ये चाह रहा है कि जो अभी जो 21st सेंचुरी है, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी का एक अच्छा रोल है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग जो है ना बिल्कुल ओवर डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब क्या कहूँ उसको, बस मतलब हर चीज सर, जैसे कहते हैं ना, मैं अ, सर इसमें दो दो चीज़ें हैं। एक तो लोगों का कंपैरिजन जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है, और उनकी डिपेंडेंसी जो है उसके बारे में बात की गई है। अब इसमें हम मेजरली चीज़ें जो बता सकते हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को किस तरह से अपना डिपेंडेंट बनाया है, जिसकी वजह से उसको उनको बहुत सारे मसाइल भी आए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है बेनिफिशियल भी हैं उनके लिए। लेकिन जो ओवरली वर्ड है यहाँ पे ये ज्यादा इंटेंसिटी शो करवा रहा है कि उसकी वजह से उनको नुकसानात कौन से ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमनहुड जो उनका था, ह्यूमनिज्म जो था, वो डिस्टर्ब ज्यादा हुआ है। ठीक है, शाबाश। और बताओ, और कोई बच्चा बताए। वेल दैट्स अ गुड स्टांस। और बताइए। अपना अपना प्लान शेयर करो मेरा बच्चा, कि इसके ऊपर आपने क्या किस किस तरह से क्या क्या कुछ लिखोगे, अपना अपना स्टांस शो करो। क्वेश्चन पूछना शुरू करूं आपसे कुछ? जी सर, प्लीज पूछिए सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। क्या आजकल के लोग वाकई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे? यस सर। यस दे आर। यस दे आर। अच्छा, ये आपको किस तरह पता चला है कि वो डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे? सर ये जो रोजमर्रा की रूटीन लाइफ है, इसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हर एक छोटे से छोटे काम में भी इन्वॉल्व है। ठीक है डेली लाइफ से शाबाश। एग्जांपल। मुझे जरा कुछ एग्जांपल्स गिनवानी शुरू करें कि ये आप लोगों को कैसे पता चला है कि लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी।
सर ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, मतलब छोटी से छोटी चीज, करेंसी के लिए हर बेटे चीज। मुझे आवाज नहीं आ रही सही। सर ये कोई मतलब ये बिल्कुल पास से भी कोई चीज मंगवानी हो तो फिर भी हम किसी भाई या उसको बोलते हैं किसी थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू कि भाई ये चीज हमें घर पहुंचा दो। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 कि हम लेजीनेस हो गया। आ, लेजी लेजी। हाँ, कि जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट अगर नहीं किया तो हमारी कर्टल डाउन। मूवमेंट को स्लो डाउन कर दिया है। अच्छा, अब दूसरी रीजन बताओ, और कौन सी सर वजह। इसमें एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगी कि जैसे कैलकुलेटर है सर, छोटी सी छोटी कैलकुलेशन करनी हो तो सर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर अगर पास नहीं है तो स्मार्टफोन होता है, कंप्यूटर होते हैं सर, इस तरह करके इस तरह में हम शाबाश, डिपेंडेंट हो गए हैं। शाबाश, माइंड मतलब इतना यूज नहीं करते अपना। शाबाश। सो इफ वी यूज कैलकुलेटर फॉर इवन द स्मॉल कैलकुलेशंस, चले, अच्छा इसके इम्पैक्ट तो मैं जैसे यह साथ साथ इम्पैक्ट पूछता हूं। तो सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस। सर हमारी सोचने की पावर जो है, सर माइंड दिमाग को यूज करने की एबिलिटी वो स्लो डाउन हो गई है, कम हो गई है। हम्म सर आपके क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो डेवलप ही नहीं होते। हम्म सोचने की ताकत, आपकी जो थिंकिंग पावर वो खत्म हो जाती है। फिर आप जब टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो तो सर लेजीनेस जो होती है, ये कह सकते हैं आप इम्पैक्ट में के हर चीज से मंगवानी है तो फिर इम्पैक्ट में ये लेजीनेस। फिर इसके बाद ये होता है कि जो हमारी जो दोस्तियां होती हैं या जिस तरह हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हम बस फेसबुक यूज के थ्रू ही बात करते हैं। तो हमारा जो सर वो जो रियल लाइफ में हमारा जो फेस टू फेस है वो बहुत कम हो गया है। हम्म मतलब बातचीत करने का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, साथ उठना बैठना मिलना जुलना बहुत ज्यादा कम हो गया है। एंग्जाइटी सर डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो गए, बीमार जिसे कहते हैं कि मेंटल जिसे कहते हैं इलनेस, वो बहुत ज्यादा है कि हमारा घुलना मिलना नहीं है, कुछ और चीज नहीं है। शाबाश, 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 जी जी, गुड बाकी बॉय। और बताएं, और बताएं। बाकी सर ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के एक्सेस यूज से सर बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो गई, जैसे हर वक्त एसी में रहना, फैन वगैरह, शाबाश, सर शाबाश, सर्दियों में हीटर गीजर इस तरह करके सर। शाबाश, शाबाश, सर और बताओ, और बताओ। सर सर कंटिन्यूअसली सेल फोन लाइक और से जो गैजेट्स हैं उनको यूज करने की वजह से ओवर इंफॉर्मेशन जो है वो भी मेंटल डिसऑर्डर्स का काज बन रही है। और जिसकी शाबाश, वजह शाबाश, 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 और बताओ, और बताओ। सर हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई। लाइक हमने कुछ रिकॉल भी करना हो तो हम गूगल को में सर्च इन कर लेते हैं, या अगर हमने कुछ राइटिंग करनी हो तो हम चैट जीपीटी को यूज कर लेते हैं। तो सर शाबाश, ये भी इसका एक शाबाश, मेजर शाबाश, फैक्टर शाबाश, है। और बताइए। जी। अच्छा, इसको मैं यहां जरा, चले होने देता हूँ रिकॉर्ड, इसको भी ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, और बताइए। फिजिकल एक्सर्शन कम हुई है। बहुत ज्यादा सर। सर ठीक बहुत है। ज्यादा। अच्छा, जो फेमिलियल बॉन्ड्स है वो टूटे हैं। यस सर। फेमिलियल बॉन्ड्स भी टूटे हैं। अच्छा, यस। सोसाइटल सोसाइटल बॉन्ड्स, सोसाइटल बॉन्ड्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। यस सर। यस, जी सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चिल्ड्रन के अंदर, खास तौर पे बच्चों के अंदर, जो बस जो बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज आए हैं। यस ये सर। सर सबकी नरिशमेंट नहीं होती सर हम्म प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, एपिलेप्सी को ट्रिगर करती हैं बाज वीडियो गेम्स। यस सर। हाँ, एपिलेप्सी को भी ट्रिगर करती हैं बाज वीडियो गेम्स। अच्छा, जी। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ जो लाइट है, जो बल्ब्स हैं, क्या हम लोग लाइट और बल्ब्स के हिसाब से ही अपने काम को शेड्यूल करते हैं या नहीं करते।
यस सर, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा। अब जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके हाथ से टेक्नोलॉजी ले ली जाए तो क्या अब वो वैसा परफॉर्म कर पाएंगे जैसा अब कर रहे हैं? नो, नो सर। नो सर। सही है। सर टेक्नोलॉजी से हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी बहुत हुए हैं। जैसे सर आई साइड वीक हो जाती है। हम्म बिल्कुल ठीक और है, सर शाबाश। तो बाकी साइबर बुलिंग शिलिंग भी होती है सर। हम्म ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइबर से फिर प्राइवेसी कंसर्न जो है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। और बाकी सर आपकी टेक्नोलॉजी से एक मसला ये भी होता है सर, एक जिस तरह एक बंदे के इंसान की प्राइवेसी होती है वो खुल के सबके सामने आ जाती है, तो प्राइवेट लाइफ शाबाश, डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यानी आप इस वक्त देख लें, टेक्नोलॉजिकल जो यूज हैं उसकी डिपेंडेंस, वो हम डिपेंडेंट तो हो गए हैं। हम किन तरीकों में डिपेंडेंट हुए हैं, वो किस तरह से डिपेंडेंट हुए हैं, वो हमारे पास अब देखें, वो कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होगा। अगर मैं बिल्कुल इसको एक अनप्रिपेयर्ड तरीके से देखूं, तो मैं कम्युनिकेशन की बात करूंगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा, मैं मूवमेंट की बात करूंगा कि डिपेंडेंसी हमारे अंदर ये आई है। उसके इम्पैक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो वो बड़े ढेर सारे हैं। सर एक बात क्वेश्चन पूछूं? हम्म सर इसमें सिर्फ हम इसके ये नुकसानात ही लिखे ठहरे, हुए ठहरे, हैं? ठहरे, ठहरे, अभी ठहरे ना, अभी ठहरे। अच्छा, चले सर जी। जी। सर मुझे एक बात नहीं, थोड़ी समझ नहीं आ रही। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी जो बड़ी स्टेट्स हैं, जिस तरह रशिया है, चाइना है, हम्म अमेरिका है, सर वो भी तो मतलब टेक्नोलॉजी को ज्यादा ही वो अपने इस्तेमाल के लिए कुछ ज्यादा नहीं ओवरली डिपेंडेंट हो रही होती। अगर एक चीज को बनाएगा दूसरा उसके मुखालिफ में और चीज बना रहा होता है। बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी से पे हमारी डिपेंडेंस है, उस डिपेंडेंस ने हमें एक बैलेंस ऑफ पावर जिसे फ्यूटाइल कहते हैं। फ्यूटाइल कंपेटिटिव रेस के अंदर भी धकेल दिया है। जी इट सर। मे बी द रेस ऑफ क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग द वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जी। और सर जी। सर ये भी हो सकता है टेक्नोलॉजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है उसने कई लोगों को बेरोजगार भी किया है। ठीक है, ठीक है। बाकी जिस सर तरह सर हम अभी जो लोग रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं सर। शाबाश, 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 बिल्कुल ठीक है। सर ये जो अभी रेस की या नए जो रेस जो लगा दी जाती है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, इससे हम वो हेप्टा शिफ्ट एनालिसिस में जो लगाते थे उसमें हम ये इसमें कैपिटलिज्म को भी एक दो लाइन नहीं शामिल कर सकते कि इससे कैपिटल। बिल्कुल। सर अच्छा, सर हेप्टा शिफ्ट, एक मिनट ठहरे, हेप्टा शिफ्ट एनालिसिस मैंने ना इस क्लास को नहीं करवाया हुआ, वो आप छेड़खानी ना डालें, सुहेल। ओके, ओके सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सर मैंने एक बात ही करनी थी। आप जब आजकल हम पॉलिटिकल डोमेन के अंदर जाते हैं तो जो एमपीएज एमएनएज होते हैं वो डायरेक्ट अपने बंदों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते जो सिटीजन के साथ, बल्कि वो भी थ्रू मीडिया ही कर रहे होते हैं। ट्विटर हम्म, के थ्रू हमें पता चल रहा होता है ये कि क्या कहने लगे हैं, ये अच्छा, क्या करने लगे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। तो लीडर्स और उसके फॉलोअर्स के बीच में जो एक एस्ट्रेंजमेंट और अलूफनेस क्रिएट की है, जी। वो भी इस डिपेंडेंस ने क्रिएट की है। ठीक है, ठीक है, शाबाश, शाबाश। अच्छा, अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है। अब ये सारी चीजें हमने एनालिसिस की, हमने एक्सप्लोर कर ली। अब ये तो हमारा ऐसे की एक शक्ल बन गई। हमने ऐसे को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है अब। ये बातें करने के बाद मेरा अगला सवाल है आप लोगों से कि अगर ये डिपेंडेंस ना हो, ओवरले ये एक्सट्रीम डिपेंडेंस ना हो, और टेक्नोलॉजी को कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके क्या तरीके हो सकते हैं? सर ऑनलाइन लर्निंग। शाबाश, ऑनलाइन लर्निंग।
सर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन। किसी भी किस्म की। आपको सर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर आपको पब्लिक ओपिनियन अच्छा हो जाता है सर, आपको दुनिया के बारे में सारा पता चलता है। शाबाश शाबाश। और सर recommend डिजिटल फाइनेंसिंग। डिजिटल फाइनेंसिंग, शाबाश शाबाश। और सर डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी में भी। डिजिटलाइजेशन इन इकोनॉमी, ठीक है, शाबाश शाबाश। सर और एग्रीकल्चर में भी। एग्रीकल्चर में भी, शाबाश, ठीक है। बाकी सर पॉलिटिक्स में फिर वही बात है कि जो सिटीजन्स हैं उनको थ्रू ट्विटर या थ्रू फेसबुक पता चल जाता है कि हमारा लीडर अभी कौन सी पॉलिसी बनाने लगा है। ये जो पॉलिसी सामने ला रहे होते हैं भाई, किस के ऊपर बात हो रही होती है, उससे सिटीजन थोड़े अवेयर हो जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब देखें एक ही चीज के दो रुख निकला है। ये मेरा बच्चा, आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो इस वक्त। पहले हमने बात की कि जब लीडर ट्विटर पे बात करेगा तो उसकी एक अपने फॉलोअर से एक अलूफनेस जनरेट होगी, जब तक वो उनके बीच में नहीं जाएगा और फेस टू फेस नहीं रहेगा। फिर इसका दूसरा रुख ये भी सामने आया कि ट्विटर के थ्रू या दूसरे जो मीडियाज हैं उसके थ्रू, मीडियाज हैं उसके थ्रू जब वो प्रोपोगेट करेगा अपनी बात तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है। ये तो इसका मतलब है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हटा दें, हम डिपेंडेंस को खत्म करके इफ वी रिप्लेस दिस टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस विद द टेक्नोलॉजिकल कन्वीनियंस, तो बात जी बेहतर हो जाएगी। हम टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट होने की बजाय अगर हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करें तो ये ये ठीक है। हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। ये तो आपका जो पहला पोर्शन था उसमें हमने सारी की सारी बातें की। अच्छा, अभी हमने कुछ बच्चों ने नेशनल लेवल के ऊपर भी बात की है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब आप आर्गुमेंट डेवलप किया करो ना तो कोशिश किया करो कि उसको कम्युनल, सोसाइटल और नेशनल लेवल पे उसकी बात करो। जैसे कि जब आप बात करते हो कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको, जैसे एक बेटी ने कहा कि आई आई डिजीजेस में इजाफा हुआ है, इम्पेयरमेंट होती है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम उनको होता है। तो अब ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसी तरीके से जब आपने चैट जीटीपी का जिक्र किया तो उसके अंदर जो बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, हालांकि चैट जीटीपी जो है वो तो आपका गुलाम है, वो आपको रिसर्च में मदद देता है। आप पूरे का पूरा थीसिस लिखवा रहे हो उससे। तो ये भी इशू जो है ये इंटरनेशनल इशू है। ये हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा सिर्फ, ये गोरे भी कर रहे हैं ऐसा। चैट जीटीपी अगर उर्दू में होता और अगर हमें उर्दू में मजमून लिखना पड़ता तो हम तब भी चैट जीटीपी का यूज करते वो पूरा पूरा मजमून लिखवाने के लिए, ना के रिसर्च पर्पसेस के लिए, ना के इंटरप्रिटेशन के लिए। सो चैट जीटीपी आपके लिखे हुए को करेक्ट करे तो ज्यादा बेहतर है, आपके लिए रिसर्च करे तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप उससे अपना काम ही करवाना शुरू कर दें सारे का सारा, तो इवेंचुअली योर माइंड विल रस्ट and the creative ability of yours will decline and you will become dependent। अच्छा, अब हमारे जो ऐसे का नाक नक्शा बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए कि पहले तो हम कहें कि हाँ, ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं हम टेक्नोलॉजी की, और उसके फिर हम इंस्टेंसेस देना शुरू करें। पहली इंस्टेंस, दूसरी, तीसरी इंस्टेंसेस के बाद कि इस तरह से हम डिपेंडेंट हुए हैं। जैसे कि इतना डिपेंडेंट हो गए कि हमें बंदों की जरूरत नहीं रही और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जहां 20-30 लोगों ने काम करना था वहां एक मशीन काम करती है। तो ये डिपेंडेंस ही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो एक बॉन्ड था, वो जो एक एसोसिएशन या रिलेशनशिप था, बेशक वो आ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके वर्कर का ही है, लेकिन रिलेशनशिप है तो सही। तो वो रिलेशनशिप तोड़ दिया इस टेक्नोलॉजी ने। अच्छा, ये बात बताने के बाद जब हम उसके फैक्ट्स बताएंगे, फिर ये अगला पोर्शन शुरू होगा ऐसे का कि ओवरले डिपेंडेंट हम किस तरीके से हुए हैं, वो हम
सारे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ओवर यूज ऑफ मोबाइल, ओवर यूज ऑफ लैपटॉप, ओवर यूज ऑफ information technology, and miscommunication and misinformation and propaganda, and the spread of fake news and rumors and gossips. अच्छा, फिर वो जो ये बड़ी खूबसूरत एक बच्चे ने बात की थी अभी, पता नहीं फैसल खान थे, उन्होंने कहा था कि या किसी और बेटी ने बात की थी कि मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चक्कर में लोग एक नेशंस एक दूसरे को हराने के चक्कर में लगी हुई हैं, और कौन टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है उसकी मोनोपोली हो जाती है पूरी दुनिया में। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था। फिर हम बात करेंगे इसके फैक्ट्स क्या होते हैं। हालांकि उसने टॉपिक में कहीं नहीं आपको कहा कि आप इसके फैक्ट्स बताओ, लेकिन जब आप ऐसे को डेवलप करोगे तो बेटे हम यहां तक तो बात नहीं ना करेंगे। वो कह रहा है जी हम जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के, आप भी कहो हाँ जी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और इसकी एग्जांपल्स ये है। यहां पर तो ऐसे खत्म नहीं ना करना हमने। हमने डिपेंडेंट होने, हमने इस बात से अग्री किया कि हम मतलब एग्जेजरेटेडली डिपेंडेंट हो गए हैं, और इस डिपेंडेंस के बाद उसके इफेक्ट्स ये हुए हैं, और ये डिपेंडेंस किस तरीके से कम की जा सकती है, और फिर उसका बेनिफिट क्या होगा ह्यूमंस को, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। ये बातें सारी खुद सोचनी है आपने। तो ऐसे को मुकम्मल एक ऑर्गेनिक होल बनाकर आपने पेश करना है। मेरी बात समझ आई है? जी सर। हाँ, तो अब आप देखो कि उसने टॉपिक में कहीं नहीं लिखा कि हम किस तरह डिपेंडेंट हुए। उसने टॉपिक में कहीं नहीं लिखा कि इस डिपेंडेंसी की, इस डिपेंडेंस के हमारे पे इफेक्ट्स क्या आए हैं। उसने पूछा तो नहीं ना। उसने कहीं नहीं लिखा कि भाई सजेशन भी दो अब इस डिपेंडेंस को कैसे हल किया जाए। लेकिन बेटे आपका मजमून को मानी खेज मीनिंगफुल तो होना चाहिए ना। अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि यस ह्यूमन बीइंग्स आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उसकी मिसालें देके खत्म कर दोगे, तो ये मजमून तो ना हुआ बेटे, ये तो रिपोर्ट हो गई फिर। तो मजमून में तो हम लॉजिक देते हैं ना। उसने बहस शुरू की थी टॉपिक देके, उसने हमें प्रॉम्प्ट दिया था, उसने हमें स्टिमुलेट किया था कि बोलो क्या बोलते हो इसके ऊपर, और उसे हमने फिर कंक्लूड करना है तरीके से। और देखे कि ये सारा काम क्वेश्चंस के थ्रू मैंने मुकम्मल किया। पहले मैंने पूछा बताओ हो गए या कि नहीं हो गए, फिर मैंने पूछा बताओ कैसे हुए हैं, फिर मैंने पूछा बताओ उसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं, फिर मैंने पूछा कि अगर इस ओवर डिपेंडेंसी को हम कन्वीनियंस के साथ चेंज कर दे तो क्या बेहतरी आएगी। ये मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, और वही कल वाला मेथड है मेरा क्वेश्चंस का। तो सर तब तो जी बेटे। इसको तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं ना कि भाई जो टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली इंसानों की एक किस्म की मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम इंसान जो थे वो इसको ओवर यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी कर दिया। जिसकी वजह से ये चीजें हुई और उसका इफेक्ट हमें ये मिला। और अब हमें हम्म। सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। शाबाश ये शाबाश। चीजें। ये है स्टांस आपका। सही सही ये, सही सही सही। हाँ ये है प्लान आपका। इस प्लान के ऊपर अब आपने ऐसे लिखना है, और हर टॉपिक को आपने इस तरीके से ट्रीट करना है। क्लियर हुआ है। और कल मैंने इसीलिए बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की थी कि बेटे ऐसे टॉपिक के ऊपर नहीं लिखा जाता, उसके प्रॉम्प्ट पे लिखा जाता है। उसके अंदर जो वो बहस छेड़ के कोई आपकी आवाज सुनना चाहता है, आपके कोई आर्गुमेंट सुनना चाहता है, यानी आप यूं समझ लो कि टॉपिक में उसने प्रॉब्लम दिया है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हो वो ये देखना चाहता है। तो जिस तरह एक दिन का शुरुआत होती है, फिर दोपहर आती है, फिर रात पड़ती है, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवान होता है, और फिर वो बूढ़ा होकर खत्म होता है, इसी तरीके से ये दुनिया बिगिनिंग मिडिल एंड एंड पे ही है। द एंटायर वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड।
तो इसी तरह ऐसे को हम बिल्कुल हवा में उछालते नहीं होते कि हाँ जो उसने पूछा है हम उसका जवाब दे दें बस। उसने तो बहस छेड़ी है, बहस छेड़ी है, बहस आप बहस पे आर्गुमेंट आप करोगे उससे और उसको कंक्लूड भी करोगे, आखिर में शेक हैंड भी करोगे उससे। जैसे इन्होंने फैसल ने अभी कहा ना कि सर इसका मतलब तो ये हुआ। फैसल एक दफा बोलो जरा क्या आपने बोला है अभी। सर मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे जो टेक्नोलॉजी थी उसका मेन मकसद तो ये था कि इंसानों की मदद करने के लिए, कि उनके जो मसाइल है उनके साथ साथ चले, कन्वीनियंस साथ साथ चलते रहे, हैंड इन हैंड चलते रहे। हम्म। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो लोग लोग थे उन्होंने उसका ओवर यूज करने स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो वो फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गए, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल हुए जो उसके इफेक्ट्स चल रहे थे। और हम्म। अभी इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए हमें ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि शाबाश। उसको हम कन्वीनियंस तौर पे इस्तेमाल कर सकें। जी सर जनाब। वैसे भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें एक बात सुने, ये बात भी तो आप कर सकते हैं कि जिस तरह अभी जो नेशंस है वो मोनोपोली क्रिएट कर रही है, तो उसका इफेक्ट तो यही बनता है, पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। देखें, बिल्कुल बिल्कुल। हम कर सकते हैं कि लोग मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ वॉर हेड्स और जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स इनकी प्रोलिफरेशन ज्यादा हो गई है, ठीक है, और बैलेंस ऑफ पावर का भी जो है ना रेस यस बढ़ गई सर, है। बिल्कुल शाबाश पीस शाबाश को डिस्टर्ब किया सर ग्लोबल लेवल पे। शाबाश शाबाश। देखें हर देखें। डॉलर को डिस्टर्ब किया। शाबाश शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरा बच्चा, अब इस तरीके से ना आपने ट्रीटमेंट करनी है हर टॉपिक की। सर ये तो मिल के लिख रहे हैं सारे, वो अकेले लिखना होगा। हाँ तो बेटे उस वक्त हम इस वक्त जो मिल के प्रैक्टिस काम कर रहे हैं तो ये आपको इतना स्ट्रेंथन कर देगा ना कि आप ये अकेला काम करोगे। ठीक है सर। हाँ। एग्जैक्टली सर। तलहा नेगेटिव नहीं सोचते होते बेटे। प्रोएक्टिव सर। हम्म। अच्छा, अब हुजूरे वाला, तो आपने बड़ी शानदार बातें की, अब हम इस पे देखते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स ड्रामा ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी हैज टेकन मेजर रोल with its enhancing, with its enchanting performance। ये वही बात की है, ये वही बात यहां पर लिखी है मैंने जो बात सबसे पहले की थी फैसल खान ने। टेक्नोलॉजी इज मेंट टू बी बेनिफिशियल, फेलिसिटेटिंग एंड एडवांटेजेस फॉर ऑल। ये भी वही बात की है जो बात की थी फैसल खान। Yet the behavioral transformation it caused in humans needs to be, yet the behavioral transformation it caused in human need to be analyzed। ये भी वही बात की है जो फैसल ने की थी। इनिशियली इट क्रिएटेड ऑ इन ह्यूमंस। सबसे पहले इंसान टेक्नोलॉजी से हैरतज़दा हो गए कि ओह वाह जी वाह। विच टर्न्ड इनटू फेलिसिटी, फिर ये चीज टेक्नोलॉजी उनके लिए खुशी का बायस बनी। देन लेथर्जी, फिर काहली का बायस बनी। एंड डिपेंडेंसी, और फिर डिपेंडेंसी का बायस बनी। तलहा ऐसे ही, वो क्या नाम है, फैसल ऐसे ही चलाई थी ना आपने बात। जी सर, ये यस हाँ। सर। अच्छा, अगला है ह्यूमन सीम टू बी स्लेव टू देयर ओन क्रिएशंस। अब ये लफाजी है, ये हमारी ड्रामेबाजी है। तो अब ह्यूमंस जो थे वो स्लेव बन गए। और अब यहां पर ये सारी तमहीद बांधने के बाद कि टेक्नोलॉजी ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इसने एडवांटेज
टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बेनिफिशियल हो, फैसिलिटेट करे, एडवांटेज दे हर किसी को। लेकिन इंसानों का बिहेवियर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। फिर टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इंसान में ऑ क्रिएट की, सरप्राइज हुए पहले वो ये कि वाह। उसके बाद फेलिसिटी, खुशी हुई कि जबरदस्त। उसके बाद लेथर्जी, काहली पैदा हुई, और अब डिपेंडेंसी पैदा हो गई है। और फिर आखिर में ये स्टेटमेंट मैंने दी कि इंसान जो है वो डिपेंडेंट हो गया, स्लेव बन गया अपनी ही तखलीक का। अब है ये थीसिस स्टेटमेंट, इट इज नेसेसरी टू untie the intricate knots of human dependency on technology। अब ये चीज अहम है कि जितनी मुश्किल गिरहें लगी हुई हैं डिपेंडेंसी की, उन गिरोहों को खोला जाए। Moreover, it is also essential to re-embrace self-reliance, industry and ingenuity। और इसके बाद ये भी हमें चाहिए कि हम दोबारा समझें, दोबारा गले लगाएं किस चीज को, सेल्फ रिलायंस को, अपने ऊपर रिलाय करना सीखें। री एम्ब्रेस करें इंडस्ट्री को, अपनी मेहनत को दोबारा गले लगाएं, इंजेन्युइटी को, और अपने अंदर जो तख्लीकियत थी उसको हम दोबारा गले लगाएं। तो ये यहां से लेके यहां तक, ये है मेरी थीसिस स्टेटमेंट। तो पहले मैंने तमहीद बांधी। तमहीद कैसे बांधी? जैसे कि इन्होंने फैसल खान ने कहा था। उसके बाद जब थीसिस स्टेटमेंट बनाई तो वो ये बनाई कि ये चीज अहम है कि इंसान को डिपेंडेंसी से आजादी दिलाई जाए। बाकी वो स्टाइलिश वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये लाजमी नहीं है। वो सिंपल वर्ड्स में भी लिखो बेशक आप, लेकिन आप जो आर्गुमेंट है उसका तरीका देखो। यानी इट इज नेसेसरी टू अनटाई द इंट्रिकेट नॉट्स ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ये स्टाइलिश फिक्र है। वो मेरा जो ये ऐसे है, ये कई जगहों पे जाना होता है, तो इस वजह से वो फिर स्टाइल मारने पड़ते हैं मुझे। तो सिंपल सिंपल भी अगर लिखा जाए तो इट इज नेसेसरी टू फ्री ह्यूमंस फ्रॉम द slavery and or dependency on technology। फिर उसके बाद इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू, और ये भी चीज अहम है कि जब इंसान फ्री हो जाएगा डिपेंडेंसी से, तो फिर वो किस चीज को दोबारा अपनाएगा? खुद पे रिलायंस करेगा, अपनी मेहनत को इस्तेमाल करेगा, और इंजेन्युइटी का यूज करेगा, क्रिएटिविटी का। ठीक है जी। यस सर। अब आप ले लो, आप 10 मिनट की ब्रेक। अब मैं थक गया, फिर दोबारा शुरू करते हैं। जरूर। अच्छा जी बेटे, इंट्रोडक्शन के बाद अब हम पैराग्राफ्स की बात करते हैं। पैराग्राफ्स के बारे में, इंट्रोडक्शन भी एक पैराग्राफ ही है ना, और कंक्लूजन भी एक पैराग्राफ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो सैंडविच बनाते हैं ना, उस सैंडविच के बीच में जो पैटी होता है, पैटिस जो होता है, वो सारा आर्गुमेंट का है। बर्गर आपने बनवाया, एक बर्गर का एक ऊपर वाला पार्ट है बन का, और एक नीचे वाला पार्ट है बन का। ऊपर वाला हो गया इंट्रोडक्शन, नीचे वाला हो गया कंक्लूजन। ऊपर वाला पार्ट देखने में अट्रैक्टिव होगा तो दिल करेगा कि आप बर्गर खाओ।
और उसके बीच में लेकिन अगर कुछ ना हो, जो आपने उसके अंदर चिकन का पीस डलवाना है, क्रंची है या वो ग्रिल्ड है, बारबेक्यू है, क्या है, बीच में वो जो सब्जियां सब्जियां डालनी है, वो है मेन खाने वाली चीज है आपकी। तो यही हाल जो है ना वो ऐसे का है कि इंट्रोडक्शन के बाद अब हमने अपने आर्गुमेंट स्टार्ट करने हैं। आर्गुमेंट असल में ये पैराग्राफ्स ही होते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो भी आर्गुमेंट स्टार्ट किया है, जैसे अभी हमने बात की थी ये टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस की, तो आपने जैसे जैसे स्टांस बोला था, तो मैंने पहले तो नहीं बताया था ना कि आप इस तरीके से बोलो, तो देखो कि उसके बाद जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था वो उसी उसी तरतीब के साथ था जो कि फैसल ने बोला या जो कि फैसल खान ने बोला है, दूसरे बच्चों ने बोला। अच्छा, अब पैराग्राफ के अंदर ना दो क्वालिटीज होती हैं। आपने स्केच तो बना लिया अपने मेन आर्गुमेंट का कि आपने बातें कौन कौन सी क्या क्या करनी है। अब जब आप उन्हें पैराग्राफ्स के अंदर लेके आते हो ना, तो पैराग्राफ्स में दो क्वालिटीज होनी चाहिए, आपस में नथी होने चाहिए। वो पैराग्राफ्स आपस में नथी होने चाहिए। और खबरदार, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हर पैराग्राफ के स्टार्ट में स्टेटमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। और ये मैं एज अ राइटर तुम लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हर पैराग्राफ के स्टार्ट में स्टेटमेंट हो। आपने बिलफर्ज एक पैराग्राफ में एग्जांपल देनी शुरू की हैं, और वो एग्जांपल एग्जांपल चली गई हैं, आपके 100 वर्ड्स पूरे हो गए हैं आपको। और एक मैंने और आप लोगों के लिए कंपल्शन लगाई हुई है कि हर पेज पे आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता हुआ नजर आना चाहिए। तो अब जब आपका एक आर्गुमेंट चल रहा है जिसमें आप फर्ज कर लो, इस वक्त मैं एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूं कि आप उसमें एविडेंसेस दे रहे हो। एविडेंस अगर अगले पैराग्राफ पर मुंतकिल हो गया है तो उसको मैं स्टेटमेंट से कैसे स्टार्ट करूंगा भाई? मैं बिलफर्ज, अब जो हमने पहले डिस्कस किया था, अभी मैं बिलफर्ज बात कर रहा हूं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है ह्यूमंस की, मैं इस पे बात कर रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने एक मोनोपोली क्रिएट की है जिससे वारफेयर बढ़ गया है। अब मेरी बात अगर एक पैराग्राफ में पूरी नहीं आ रही तो मैं अगले पे तो लेके जाऊंगा उसे। तो खबरदार इस कॉन्सेप्ट के पीछे कोई भागा कि हर पैराग्राफ की अपनी एक स्टेटमेंट, अपनी स्टार्ट में स्टेटमेंट होनी चाहिए और हर पैराग्राफ का कंक्लूजन होना चाहिए। कैसा नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट है ये? पैराग्राफ एक चेन है। ये जो आर्गुमेंट बनता है ये पैराग्राफ्स की एक चेन होती है। चेन की जो बिगनिंग है, जो सिर है उसका, वो है इंट्रोडक्शन आपका, और जो उसका एंड है वो कंक्लूजन है आपका। तो पहले तो इस खौफ से बाहर निकलो आप। बच्चे बैठे इस बात पे जो है ना वो अपने आप को कोस रहे होते हैं कि सर हमें पैराग्राफ नहीं लिखना आता। भाई कमाल हो गई भाई। भाई क्यों नहीं लिखना आता सर? वो असल में हर पैराग्राफ के स्टार्ट में स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इजंट पॉसिबल। अब अगर आपका आर्गुमेंट एक पैराग्राफ से आगे जाता है
कंटिन्यूटी के लिए आप अगले पैराग्राफ, अगर आपका आर्गुमेंट कंटिन्यूड है तो आप अगला पैराग्राफ इन एडिशन से स्टार्ट करो। आप अगला पैराग्राफ लाइकवाइज से स्टार्ट करो। आप अगला पैराग्राफ मोर ओवर से स्टार्ट करो। इन एडिशन टू दिस से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल्स अगर चल रही हैं आपकी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्टली, सिमिलरली, उनको अगले पैराग्राफ को इन लफ्जों से स्टार्ट करो। कंटिन्यूटी के लिए ये काफी सारे वर्ड्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ये मैं भेजता हूं आपको आज। ये आपके पास नोट्स नहीं है ये वाले। इन सर कोहेरेंस को मेंटेन रखना है, लिंक को। हाँ, कोहेरेंस को मेंटेन रखना है। आपका आर्गुमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जी सर। आगे बढ़ते बढ़ते नई बातें स्टार्ट हो रही हैं, आपने उसको कोहेर करके रखना है। अच्छा एक चेन है सर, उसको ब्रेक नहीं करना, उसको चेन को कंटिन्यू करना है। जी। और मेरा बच्चा ये बिल्कुल, फिर मैं देखें तो मैं चीख चीख के फिर दोबारा कह रहा हूं कि गलत कॉन्सेप्ट है कि हर पैराग्राफ स्टेटमेंट से शुरू होना चाहिए। और राइटिंग को, क्रिएटिव राइटिंग को इतना मुश्किल बना दिया हुआ है कि उस खौफ के मारे ही बच्चे फिर फेल हो जाते हैं गलत लिख लिख के। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर आपका पैराग्राफ, एक आपने आर्गुमेंट दिया और उसके आप एंटी आर्गुमेंट दे रहे हो अगले पैराग्राफ में, तो आप फिर इन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। वेयर एज, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, उसके बाद एक पैराग्राफ में आपने कॉज दी है और अगले पैराग्राफ में अगर आपने इफेक्ट देना है, ये एक और कंडीशन है आपके सामने। कॉन्सिक्वेंस देना है, इफेक्ट देना है, तो हेंस से स्टार्ट करो, सो से स्टार्ट करो, हेंस फोर्थ से स्टार्ट करो, दस से स्टार्ट करो अगला पैराग्राफ, कॉन्सिक्वेंटली से स्टार्ट करो, रिजल्टेंटली से स्टार्ट करो। इसको मैं कर देता हूं ग्रीन। ये फर्दरेंस के सिग्नल्स हैं, इनको मैं कर देता हूं कंट्रास्ट। ये रिबटल के सिग्नल्स हैं। अच्छा, और ये अब कॉज इफेक्ट के इफेक्ट, अगर आपने पिछले पैराग्राफ में कुछ कॉजेज बताई हैं, अगले पैराग्राफ में उनके इफेक्ट्स बता रहे हो, तो ये वर्ड्स है। अच्छा, चौथी कंडीशन ये हो सकती है आपकी कि आपने एक आर्गुमेंट डेवलप किया और पैराग्राफ आपने ब्रेक कर दिया, एग्जाम्पल अगले पैराग्राफ में जानी है, तो उसको आप अगले पैराग्राफ को फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, फॉर इंस्टेंस से स्टार्ट करो। देखो कितना हमारे पास वसी स्कोप बन गया है इन तमाम कोहेरेंस डिवाइसेस को यूज करके। इन अनदर केस, ऑन दिस ओकेजन, इन दिस सिचुएशन, take the case of, to demonstrate, to illustrate, as an illustration, to put it more। अच्छा, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, चार ये चीजें हो गई। पांचवी कंडीशन, ये पैराग्राफ के स्टार्ट में नहीं, ये कहीं भी इस्तेमाल करो आप। जब 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 आप कोई एविडेंस दो,
किसी इंसिडेंट का जिक्र करो, किसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र करो, कोई कोटेशन का जिक्र करो, कोई कोटेशन लिखो बेशक, उस पे कमेंट्स आप जो शुरू करो तो आप इन वर्ड्स के साथ शुरू कर सकते हो। इट कैन बी इन्फर्ड दैट, it is suggested that, these words manifest that, it can be opined that, these words imply that, this event manifests that, it can be alluded that, this indicates that, it is evident that, the report indicates that, it is notable that, it is significant that, it is imperative that, this mindset reveals that, this mindset exposes that। ये जो इंटरप्रिटेशन की डिवाइसेस हैं, ये आप पैराग्राफ के बिगनिंग में भी लिख सकते हो और कहीं भी लिख सकते हो, जहां जहां आप देखो। मैंने कल आपको एक बात बताई थी बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने आपको कहा था कि जो कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे होते हैं वो दो हैं। पहला कंपोनेंट क्या है ऐसे का? डाटा, जो आपने इंपोर्ट करना है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? आपके कमेंट्स। इसी कमेंट्स को हम क्रिटिकल कमेंट्री, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंसेस, इम्प्लीकेशन कहते हैं। जब आप किसी इवेंट को मुख्तलिफ जावियों से डिस्कस करते हो, जब आप किसी हैपनिंग को, किसी कोटेशन को, किसी इंसिडेंट को, किसी कॉन्फ्रेंस को, किसी मीटिंग को, किसी न्यूज को, न्यूज पे जब आप कमेंट कर रहे होते हो तो आप असल में उसे इंटरप्रेट कर रहे होते हो। तो ये वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ये 5 कंडीशंस हैं पैराग्राफ्स को आपस में कोहेर करने की। और खुल के लिखो। अच्छा, बाज बच्चे ये पूछते हैं कि सर पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए ये जो कोहेरेंस डिवाइसेस हैं, क्या ये लाजमी है? मैं कहता हूं ये पैराग्राफ को नथी तो कर देती हैं, आपस में एक चेन तो बना देती हैं, यानी कि पूरे का पूरा ऐसे जो है वो एक आर्गुमेंट बन जाता है। हाँ, ऐसा होता है, नो डाउट ऐसा होता है। लेकिन ये आखिरी वाली लाइन देखें, the coherence between paragraph is not a slave to the coherence devices and jargons। लेकिन जो कोहेरेंस है वो ये जो ऊपर मैंने आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं, ये कोहेरेंस इसकी गुलाम नहीं है। If one paragraph is connected to other thematically, all paragraphs make an organic whole। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पैराग्राफ दूसरे से वैसे इंटरकनेक्टेड है इनकोहेरेंस डिवाइसेस के को हटा के भी, और एक ऑर्गेनिक होल बना रहा है, तो फिर इन कोहेरेंस डिवाइसेस के गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकी फेवर में बात करूं तो काम आपका आसान ज्यादा हो जाता है। आप ना बहुत आप जो है ना, ये देखें, इसको मैंने 2 तरीके से तकसीम किया है। एक कोहेरेंस ग्लाइड है कि जब आप वर्ड्स यूज करके एग्जामिनर को ये एहसास दिलाते हो कि सारे पैराग्राफ्स जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, वो जहां पर फर्दर मोर और मोर ओवर पड़ेगा उसे पता चलेगा कि आर्गुमेंट आगे चल रहा है। जब ऑन द अदर हैंड पड़ेगा तो उसे पैराग्राफ पढ़ता ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर काउंटर आर्गुमेंट चल रहा है। जब वो हेंस फोर्थ या हेंस पढ़ेगा तो पता चल जाएगा उसे कि ये किसी पहले कही हुई बात का कॉन्सिक्वेंस बताया जा रहा है।
फॉर इंस्टेंस इन दिस केस अगर आप लिखोगे तो उसे खुद ही समझ आ जाएगी कि ये अब एलूजन दे रहा है, हवाला दे रहा है, कोई ना कोई। एलूजन का मतलब हवाला। हवाला किसी भी शेप में हो सकता है, किसी स्टैटिस्टिकल डाटा की शेप में, रिपोर्ट की शेप में, किसी केस स्टडी की शेप में, वो किसी भी अंदाज में हो सकता है। और जब वो ये वर्ड्स पढ़ेगा तो ये इंटरप्रिटेशन के वर्ड्स है सारे के सारे। क्रिटिकल कमेंट्री शुरू ही ऐसे होती है। इट इज सजेस्टेड दैट दीज वर्ड्स मैनिफेस्ट दैट। ये हम तो रिसर्च पेपर्स में यूज करते हैं, हम तो रिसर्च पेपर्स में यूज करते हैं ये इंटरप्रिटेशन के लिए। अच्छा, तो पैराग्राफ में एक मैं कोहेरेंस ग्लाइड कहता होता हूं और दूसरा मैं बोलता होता हूं थीमेटिक ग्लाइड। तो अगर किसी पैराग्राफ के ऊपर ये नहीं भी लिखते तो थीमेटिकली वो जुड़ा हुआ है तो काफी है। यानी हर पैराग्राफ को कोहेरेंस डिवाइस के साथ जोड़ना लाजमी नहीं है। पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स के बारे में किसी का कोई सवाल है तो आप पूछो। उसके बाद एक चीज रह गई, हाउ टू राइट अ कंक्लूजन। उसके बाद हम मुकम्मल ऐसे लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। सर अगर कोटेशंस वगैरह लिखनी हो ऐसे में तो वो विद इन पैराग्राफ लिखेंगे या? हाँ बेटे, जहां उनका प्रॉपर यूज है रेलेवेंस। वहीं पर लिखें। आप पैराग्राफ के बीच में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स के बाद शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है। तो सर उसको हाईलाइटेड में लिखेंगे ना या कोमास में, हाँ, इन्वर्टेड उसको कोमा? हाईलाइटेड में लिख दें, या मैंने वो शुरू में बताया था कि उसकी इंडेंटेशन थोड़ी अगर कम कर देंगे आप अपने मेन मार्जिन से तो वो खुद ही हाईलाइट हो जाएगी। वो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने की। हाँ, एक बात, कभी अपने ऐसे को ना कोटेशन से शुरू करना और ना ही एंड करना। सर ऐसा क्यों? मैं कह रहा सर हूं क्यों? कि आप कह रहे हैं क्यों। देखें, हमने अभी जिस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन लिखा, ये कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के। बेटे, मैं कहां से अब कोई ऐसी कोटेशन ढूंढ के लाऊं जिसमें बिल्कुल यही स्पिरिट आती हो कि जो इस टॉपिक को क्वालिफाई कर ले। चले मैं इस तरीके से बात करता हूं, कोटेशंस हैं क्या। कोटेशंस कुछ लोगों की कही हुई बातें हैं जो कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेसिफिक सरकमस्टेंसेस के अंदर किसी खास सोच के साथ कही थी। कोई पुराना बंदा था जिसने वो बात उसकी समझ में, खास माहौल में, खास एक्सपीरियंस के तहत उसने वो बात कही थी। बस तो उसकी बात ही है। तो कोटेशन की इससे ज्यादा कोई वर्थ है नहीं। तो कोटेशन को हम एज अ सपोर्टिंग आर्गुमेंट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदारा कोटेशन से ऐसे स्टार्ट मत कीजिए। ऐसे को स्टार्ट करना और एंड करना ये आपका जाती मामला है। इसमें किसी दूसरे बंदे की बात कोट करके, तो ये तो देखें कितनी नामुनासिब और कितनी नामाकूल बात है ये। मेरी बात को ना लॉजिकली समझो, मंतकी तौर पर समझो। चलें, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि हाँ जी बच्चों, मुझे जरा बताओ
आज तुम लोगों ने कितनी देर स्टडी की है? और सुहेल, मुझे जवाब, सुहेल बैठा हुआ है? जी सर, मैं इधर ही हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ भाई आप बेटे कि आपने आज कितनी देर स्टडी की है। और सुहेल मुझे आगे से कहता है कि सर स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में ना, पहले तो मैं आपको कोटेशन बताता हूं, और उस क्रिटिक का नाम है सिगमंड फ्राइड। वो एक साइकोलॉजिस्ट था, और उसके एजुकेशन के ऊपर भी मजमून मौजूद हैं। और उसने ये कहा है स्टडी की अहमियत के बारे में। मेरा सवाल क्या था आप लोगों से? मैंने कहा था बताओ भाई बच्चों, आपने आज आज आप कितनी देर पढ़े हो? आप कह रहे हो सर मैं आपको बताता हूं फ्राइड की एक कोटेशन जिसमें उसने स्टडी की अहमियत बहुत ज्यादा वाजे की है। मैं कहूंगा निकल जाओ इधर से। तो इसी तरीके से ये कैसे हो सकता है कि आपके ऐसे का कोई टॉपिक है और आप उसे कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हो? या तो वो ऐसे कहीं पर छपना हो। अच्छा, जब ऐसे कहीं पर छपना है ना, तो वो तो बेटे तुम उसकी ड्रामेटिक बिगनिंग करो, वो तुम उसकी जैसे मर्जी बिगनिंग कर दो। वो तो क्रिएटिव राइटर है, वो तो जो मर्जी करता फिर। यहां हमने ऐसे करवाना है अपना इवेल्युएट। और जब किसी चीज की इवेल्युएशन करवानी होती है तो वो किसी ना किसी क्राइटेरियन पे होती है। ऐसे जब तुम लोग अफसर बन जाओगे ना, फिर जो मर्जी लिख के पब्लिश करवा देना। वैसे ही वो मुअद्दब होके जो है ना, वो हाथ बांध के आपका ऐसे जो है वो पब्लिश कर देंगे कि फलां कमिश्नर साहब ने कहा ऐसे है, चलो जी छापो। कख ना लिखा हो बेशक अंदर। लेकिन जब इवेल्युएशन की बात आती है, अच्छा अब मैंने शुरू में आपको यह भी बताया था इवेल्युएशन और एनालिसिस का डिफरेंस। एनालिसिस में चीजों को छोटी छोटी पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। इवेल्युएशन में ना एक स्टैंडर्ड रखा जाता है और दूसरी चीज का उससे मुकाबला किया जाता है। ये इवेल्युएशन है। तो लिहाजा मेरा बच्चा बात को मंतकी तौर पर समझो। जो ऐसे का टॉपिक है ना, उसके ऊपर अपनी बात करो। आपकी कही हुई बात, आपका बनाया हुआ बैकग्राउंड, आपकी स्टेटमेंट्स, आपका थीसिस स्टेटमेंट किसी भी जहीन तरीन बंदे की कोटेशन से बेहतर है। वो क्यों बेहतर है कि देखें, मेरी हम्बल ओपिनियन में कोटेशंस हम सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। यही बात मैं ले जाऊं अदालत में, जज कोई सवाल पूछता है उससे, अपने वकील से, कि बताओ जी जरा ये जो है ये जो आप केस लेके आए हो, इस केस के बारे में आपका स्टांस क्या है? वो कहता है जी स्टांस तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक और जज की जजमेंट बता देता हूं। और वो जजमेंट कोट करना शुरू कर देता है। वो जज कहेगा निकल जाओ इधर से। वो आपका स्टांस पूछ रहा है, आप किसी बंदे की जजमेंट बता रहे हो। तो कोटेशन भी तो किसी बंदे की जजमेंट ही है, जो उसने किसी खास माहौल में, खास एक्सपीरियंस में, खास वक्त पे, खास जगह के ऊपर उसने वो बात कही थी। तो लिहाजा कोटेशंस डालें, जरूर लिखें, बीच में लिखें, अपने आर्गुमेंट्स में लिखें। और कोटेशंस को तो मैं यूं कहता होता हूं कि कोटेशन तो फिर कोई भी लिखी जा सकती है। आप फिर उसको अपनी टेक्निक से रिलेट करते हो। शायद मैं यहां पर मुबालगा आराई कर रहा हूं,
या शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन भाई किया जा सकता है ऐसे। क्योंकि जब कोटेशन की इंटरप्रिटेशन की तरफ आप जाते हो तो इंटरप्रिटेशन तो हर बंदे की जाती होती है फिर। तो कोटेशन को रिलेट करना आसान है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स में कोटेशन को रिलेट करना आसान है। तो वो आर्गुमेंट में करो, नॉट इन द बिगिनिंग और नॉट इन द एंड। जिस बेटी ने सवाल किया था, मैं जवाब दे पाया हूं आपका कि बिगिनिंग और एंड में क्यों नहीं लिखनी चाहिए? यस सर। जी बेटे। तो ये बड़े वीक कॉन्सेप्ट हम लोगों में इम्पार्ट कर दिए गए हैं कि कोटेशन से शुरू करें या कोटेशन पे एंड करें, या हर पैराग्राफ जो है वो टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्रिएटिविटी मारने वाली बातें हैं, क्रिएटिविटी खत्म करने वाली बातें हैं। सर मैं कुछ अर्ज करना चाह रही थी। हम्म। जी सर, ये जब हम आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं तो हम जब उसके लिए एविडेंस वगैरह देते हैं तो क्या ये जरूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एविडेंस या उस वो दें तो उससे हमारा जो है तो ऐसे की वायबिलिटी बढ़ती है? जी बेटे, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो कहता है कि रिसर्च बेस्ड आपका ऐसे होना चाहिए। तो जो आपका आर्गुमेंट होता है ना, आर्गुमेंट एविडेंस के बगैर वीक पड़ जाता है। तो आप आर्गुमेंट जो एविडेंस है वो उसके हवाला जरूर दो। पूरा एविडेंस अगर याद नहीं भी है तो एविडेंस का हवाला जरूर दे। सर इडियमेटिक एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं इससे में? वो कैसा होता है? सर मतलब जिस तरह ईडियम्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल हॉब्सन चॉइस या अपहिल टास्क, मतलब इस तरह की कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ बेटे, इसमें देखें, इसमें मेरी राय ये है। मतलब वो फॉर्मल इंग्लिश कैलकुलेट होती है या? हाँ, इसमें मेरी राय ये है, तलहा बेटे, इसमें मेरी राय ये है कि ईडियम्स के बारे में अब मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं। ईडियम्स की ना टाइप्स है। कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं कि जिनके वर्ड्स उनका मीनिंग बता रहे होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि डेमोक्लिस सोर्ड। डेमोक्लिस सोर्ड जब मैं कहता हूं, तलवार जब आती है ना, तो ये वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये कोई खतरे वाली बात है। अच्छा। बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, को इस किस्म का ये मुहावरा है, ईडियम है। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, ये वर्ड्स ही हमें बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। एक तो इस किस्म के इडियम्स हैं। दूसरे इडियम्स कुछ ऐसे होते हैं बेटे, कि जिनके वर्ड्स हमें उनका मतलब नहीं समझा पा रहे होते। मिसाल के तौर पर एक इडियम है एक्लीज हील। एक्लीज हील हमें नहीं बता पा रहा कि ये कौन सी एड़ी की बात हो रही है ये। अच्छा देखिए, इसमें मैं एज अ राइटर अपनी ओपिनियन दे रहा हूं आप लोगों को। अगरचे एक्लीज हील एक बड़ा मशहूर व मारूफ इडियम है और किसी शख्स की कमजोरी को कहा जाता है और इसके पीछे मिथ है पूरी एक्लीज की, और अक्सर लोगों को पता है इसका। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ईडियम्स का इस्तेमाल करना है, अच्छा ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन और चीज है, ईडियम और चीज है। तो अगर आपने ईडियम्स का इस्तेमाल करना है तो वो यूज करें जिनके लफ्जों से उनका मीनिंग भी पता चले। ऐसे इडियम्स का यूज मत करें कि जिनके लफ्जों से उसका मीनिंग पता ना चल रहा हो। ईडियम की मैं
कोई 4-5 कैटेगरीज बनाता होता हूँ, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। फिलहाल 2 बड़ी कैटेगरीज आई हैं मेरे जहन में, तो वो मैंने आपको समझाया है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने ऐसे के थ्रू कम्युनिकेट भी तो कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन में ईडियम्स हर्डल डालते हैं। क्यों क्यों हर्डल डालते हैं? कि हो सकता है कि आपको उस ईडियम का मतलब आता हो, पढ़ने वाले को ना आता हो। तो इसलिए मैं सेफ एंड पे रहने के लिए ये बात करता होता हूं कि ईडियम्स अगर यूज करने हैं तो क्लियर ईडियम्स यूज कीजिए। माइथोलॉजिकल या कंफ्यूजिंग जो ईडियम्स है वो यूज मत कीजिए। एक ईडियम है टू बैरी द हैचेट। अब बैरी का मतलब होता है दफन करना, हैचेट का मतलब होता है छोटा कुल्हाड़ा। अब हैचेट का मतलब अगर नहीं भी आता ना, तो ये जो लफ्ज बैरी है, इससे पता चल रहा है कि किसी चीज को दफन किया जा रहा है, तो दुश्मनी भुलाने के मानों में आता है। तो इस तरह मैं सोचता होता हूँ इडियम्स के बारे में कि कौन सा इडियम है जो कि लफ्जों से अपना मतलब बताता है, या वो इडियम्स यूज करें कि जो लोग समझते बूझते हैं। जैसे एट 11th आवर है, इन एन एप्पल पाई ऑर्डर है, द एप्पल्स ऑफ वन आई है। ये वो इडियम्स है जो हर कोई समझता बूझता है, वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका सेंटेंस खुद ही इतना खूबसूरत बना हुआ है, तो फिर आप इडियम की कैद से भी आजाद हो जाते हो। बेटे मैं समझा पाया हूं आपको? यस सर। हाँ। अच्छा जी, आज का अब हमारा आखिरी टॉपिक ये है। कल से हमारा ना फिर मुकम्मल पूरे पूरे ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने कंक्लूजन कैसे लिखना है, सच्ची सच्ची बताना। ये पहला पॉइंट आपको पता है ना, समरी ऑफ द एसे। यस सर। अब देखो, यस अब अब कितना जुल्म है यार, कितना जुल्म है। अब इस बात को भी मंतकी तौर पर समझो। देखो लॉजिकली मैं समझाता हूं। मेरी आपकी बहस चल रही है इस वक्त कि बताओ जी, आ, मोबाइल फोन के फायदे और नुकसान कौन कौन से हैं? अच्छा, आपने मुझे फायदे गिनवाना शुरू किए, मैंने आपको नुकसानात गिनवाना शुरू कर दिए। आप बताओ इसका कंक्लूजन कैसे लिखूं? मतलब किसी चीज के एडवांटेज है तो उसको जो है यानी कि ओवरराइड करना उसके डिसएडवांटेज पे। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस जो हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं, मतलब ज्यादा बेटी हैं। तो यानी कि हम उसके एडवांटेज के उसमें अपना क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। सर हाँ। अपना तमाम स्टांस चीजें क्लियर जो करेंगे, हम्म। सबका अपना ही होगा ना पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू। चले 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 तमाम चले। जो भी बोले बोले। तमाम चीज़ें जो भी अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स रखती हैं वो उनके नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो उनको हमारे लिए बेहतरी का बायस बनाता है। तो मेरा ठीक। ख्याल यहाँ कंक्लूड करेंगे। अच्छा, समरी कहाँ से आ गई फिर इसमें? लेकिन सर कुछ तो नेगेटिव के फेवर में ही जाएंगे एंड तक। तो नेगेटिव की फेवर में चले जाएं। कोई एक अपना जैसे देखें, स्टांस से जैसे शुरू करें, स्टांस पे खत्म करें। बिल्कुल सर, देखें, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, हाँ तो वही आपका होगा इंट्रोडक्ट जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन भी आपका स्टांस है बेटे, आपका कंक्लूजन भी आपका स्टांस। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों आपके स्टांसेस हैं। तो खबरदार कभी किसी ने ये सोचा कि कंक्लूजन में समरी लिखते हैं या कंपेंडियम लिखते हैं। कंपेंडियम का मतलब
मेन पॉइंट। क्लोजिंग रिमार्क्स मतलब प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल नहीं मेरा बच्चा, वही करेक्ट है। देखो कैसे? ना, मेरी आपकी बहस चल गई, मेरी आपकी बहस ये चल रही है कि बताएं आप जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो जो हम लोग ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के, आप किसके बारे में क्या राय है? मैं कहता हूं, मैंने कहना शुरू किया जी हाँ जी डिपेंडेंट हो गए, इसके ये नुकसानात हुए हैं। आप कहते हो नहीं सर, नुकसान तो इतने नहीं हुए और ना ही लोग इतने डिपेंडेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजी ने तो फायदा बहुत दिया है हमें, कहाँ डिपेंडेंट हुए हैं हम लोग। अच्छा, अब हम ये बहस कर रहे हैं इसके बाद हम कहेंगे चलें जी अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, हम अब इस बात को कंक्लूड करते हैं कि आप भी अपनी समरी दे दें, मैं भी अपनी समरी दे देता हूं, ये कंक्लूजन है इसका? इसका कंक्लूजन यार कोई ना कोई सिंथेसाइज करके, इवेल्युएट करके निकालना होगा ना। अगर मेरे पास आर्गुमेंट कम थे, आपके पास आर्गुमेंट ज्यादा थे, तो आप कहेंगे भाई सर जी मानो ना आप फिर के जो टेक्नोलॉजी है उसके उसके बेनिफिट ज्यादा हैं और हम कोई डिपेंडेंट नहीं हुए इस पे। तो मैं कहूंगा हाँ यार मेरे पास आर्गुमेंट्स कम है, तो लगता है सही है, आपके आर्गुमेंट से आप जीत गए हो। तो इसी तरीके से बेटे इसको कंक्लूजन को यूं नहीं समझा करते कि ये समरी ऑफ द ऐसे होता है या मेन कंपेंडियम ऑफ द ऐसे का मतलब है मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे। अच्छा, तो सर इसमें वे फॉरवर्ड। देखो, वे फॉरवर्ड जो होता है वो बहुत अच्छी चीज है। देखिए मैं ये वे फॉरवर्ड से अलावा मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा, फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर द कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो लाजमी नहीं है बेटे, कंक्लूजन थ्रेट पे भी तो हो सकता है ना। देखें, अब आप कहेंगे कैसी अजीब बात कर रहे हैं, कंक्लूजन थ्रेट पे कैसे हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइमेटिक चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूं कि इफ ह्यूमंस डू नॉट मेंड देयर वेज एंड डू नॉट चेंज देयर behavior towards the ecology and their behavior towards the environment, the results would be drastic। तो मैं क्या यूं कंक्लूड नहीं कर सकता कि भाई अगर करतूतें इंसानों ने ना बदली अपनी, यूं ही जो है ना फैक्ट्री से धुआं निकलता रहा तो रिजल्ट बुरे होंगे। बिल्कुल। हाँ, देखो मेरा बच्चा, आजाद करो अपने आप को, आजाद करो। ये सारी वही बातें हैं जिन्होंने हमें कैद किया हुआ है, हमें कैलकुलेशंस में डाला हुआ है। कभी हमें कोटेशन से स्टार्ट करने का कहा जाता है, तो कभी हमें वो क्या नाम है पैराग्राफ्स की एक खास बिगिनिंग्स के बारे में कहा जाता है, और कभी हमें कहा जाता है कि कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं कहता हूँ कि थ्रेट पे भी हो सकता है कंक्लूजन, मंतकी तौर पर समझो। चौथा पॉइंट। अच्छा, अब इस चौथे पॉइंट को देखो, द कंक्लूजन शुड ट्रिगर अ न्यू डिबेट। ये भी इनकरेक्ट है बेटे। वो आपका कोई ट्रिलॉजी नहीं है या आपका कोई एक सीक्वेंस नहीं है आपके ऐसे का, कि एक ऐसे आपने लिख दिया फिर उसकी अगली किस्त आनी है, मेरे पास तुम होगी, फिर मेरे पास तुम होगी, तीसरी किस्त आनी है, और आखिर में कौन मर गया था? दानिश। दानिश। तो वो एंड की किस्त में जाके दानिश ने मरना है। तो वो आपने जो दानिश को मारना है ना, वो एक ही ऐसे में मारना है। या अगर दानिश को आपने उसकी हैप्पी एंडिंग करवानी है तो वो एक ही ऐसे में करवानी है। या दानिश को अगर आपने कोई सजेशन देनी है तो वो उसी ऐसे के अंदर देनी है कि दानिश मरने मुरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, होता रहता है। वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो दानिश को आप, दानिश को थ्रेट भी दे सकते हो आप कि खबरदार अगर तुमने ना ये अपना जो है ना ये जो सैड फेस है, जो मेलंकलिक या ये जो एक हुस्न मलाल तुमने अपने ऊपर ढाला मुसलसल धारा हुआ है, तो ये ना हुआ तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है ये। या दानिश फिर से जिंदगी शुरू करो अपनी। एंड यूं करना है बेटे, खबरदार अगर ये जो है ना इसके ऊपर भी चले, द कंक्लूजन शुड ट्रिगर अ न्यू डिबेट, हद हो गई।
ये सारे ड्रामेटिक एसेस में चलते हैं जो कि छपने होते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि हमें अपने ऐसे की इवेल्युएशन करवानी है बेटे। अच्छा, अब पांचवी पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये है, ये देखिए, द डिबेट यू स्टार्टेड शुड हैव अ लॉजिकल एंड। जो डिबेट आपने स्टार्ट की थी ना, उसका लॉजिकल एंड दीजिए। जिसकी मैंने प्रैक्टिस अभी आप लोगों को करवाई थी, ये देखो, ये टॉपिक था, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों ने देखे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चले। आपने पहला स्टेप लिया, पहला स्टेप ये लिया कि भाई, पहली आपने अपनी स्टेटमेंट ये दी कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई एंड दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेनिफिटेड ह्यूमंस अ लॉट। फिर दूसरा आपने काम, फिर दूसरी आपने बात ये की कि जी इसका जब ह्यूमन जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट होना शुरू हुआ। फिर तीसरी बात में आपने आपने उसके नुकसान बताने शुरू किए, आपने उसके इफेक्ट्स बताने शुरू किए। फिर चौथी बात में आपने कहा कि अब इन इफेक्ट्स को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो मैं एंड ऐसे करूंगा इस बात का कि अगर, तो देखें दो एंड हो सकते हैं इसके, अगर ये डिपेंडेंस जारी रही तो क्या होगा, और अगर ये डिपेंडेंस इंसान इससे जान छुड़ा ली उसने तो क्या होगा। या सिर्फ इतना ही अगर आप कह दें कि अगर पीपल शुड चेंज देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर यहीं पर अपनी बात खत्म कर देते तो भी ठीक है, अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। या अगर आप थ्रेट के ऊपर खत्म करते हो तो वो भी ठीक है, डिपेंडेंस जारी रही। इफ दिस डिपेंडेंसी, इफ दिस डिपेंडेंस on technology continues, the consequences will be drastic। और इसे हम पॉजिटिविटी के ऊपर भी इस तरह खत्म कर सकते हैं कि if humans can get rid of their slavery of slavery to technology, and if they are unable to free themselves from this technological dependence, comma, they will enjoy a more prosperous life। और मैं तो ये भी कहता होता हूं बेटे कि जो कंक्लूजन है वो तो सिंगल लाइन का भी होता है। अच्छा, एक तो मैं बात बताऊं, एक कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं। देखो कंक्लूजन ये पूरे पैराग्राफ का नाम है जिसमें आप बात को एंड की तरफ लेके जाते हो, उसी तरह तमहीद बांधते हो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में तमहीद बांधी होती है। फिर एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो तो सिंगल लाइन के भी होते हैं। और आपका जो क्या नाम है, एग्जामिनर है, उसकी नजरें ही चंद एक जगहों पे जानी होती हैं, बिगिनिंग ऑफ द एसे, एंड ऑफ द एसे, बिगिनिंग ऑफ द आउटलाइन, एंड ऑफ द आउटलाइन, बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, एंड ऑफ अ पैराग्राफ, बिगिनिंग ऑफ अ पेज, एंड ऑफ अ पेज। तो हुजूर लॉजिकल एंड करें उसका। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किस टॉपिक का कैसा कंक्लूजन होना चाहिए। अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम टॉपिक रखेंगे अपने सामने, उसका स्टांस सोचेंगे, साथ ही कंक्लूजन सोच लेंगे उसका। स्टांस भी सादा सा सोचो, कंक्लूजन भी सादा सा सोचो। सिंपलीफाई करो काम को, जितना तुम ऐसे लिखने के काम को सिंपलीफाई कर सकते हो। जितना सिंपलीफाई अपने लिए आसानी पैदा करोगे, उतने ही तुम बहादुर बन के लिखोगे, उतना ही अच्छा लिख सकोगे। मिसाल के तौर पर कल मैंने आप लोगों को ये बात, ये टॉपिक है, ये 2022 का टॉपिक है, खुश्क टॉपिक है एक, जानबूझ के मैंने उठाया है। एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, 2022 का ऐसे है ये। अब इस पे मैं बात करूंगा कि
एनालिसिस पूछ रहा है सिर्फ वो, क्या मैं आर्गुमेंट क्या डेवलप करूंगा इसमें, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का मतलब किस अंदाज में मैंने एनालिसिस करना है, क्या एनालिसिस करना है मैंने, और फिर उस एनालिसिस को कंक्लूड कैसे करना है। हर टॉपिक को देखते ही हम अपना स्टांस और कंक्लूजन सोचा करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आई? लें जी मेरा बच्चा, आज के लिए इतना ही।